नमस्कार, आप सभी को पुनः स्वागत है हमारे इस क्लास में। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आप सबके साथ उपस्थित हैं और हम सब उस पर चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, जो एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, इसके विषय में हम सब विस्तार से चर्चा करेंगे। ये टॉपिक है जो समग्र रूप से जो जितने भी शिक्षा शास्त्र के छात्र हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ये टेट हो या सी टेट हो या नेट हो, ये तीनों के लिए ये टॉपिक अति ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में यह देखा जा रहा है कि जो शैक्षिक संस्था है उसके प्रबंधन और प्रशासन पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। किसी भी शिक्षण संस्थान में उसको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है प्रबंधन। उसका प्रबंधन और प्रशासन किस प्रकार किया जाता है उस पे ही निर्भर करता है जो संस्था का जो सफलता। यानी किसी भी जो शैक्षिक संस्थान होते हैं उसका निर्माण एक उद्देश्यों को लेकर किया जाता है। उन उद्देश्यों को पूर्ति के लिए उसमें प्रबंधन एवं प्रशासन की जाती है एवं प्रबंधन एवं प्रशासन की मदद से उन उद्देश्यों को पूर्ति की जाती है। तो आज के टॉपिक में हम सब शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन के विषय में चर्चा करेंगे। तो इस टॉपिक पे आज हम सब चर्चा करेंगे एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन के विषय में हम सब चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रबंधन क्या है। तो सबसे पहले इसमें क्या रहा, प्रबंधन। तो देखिए, प्रबंधन शिक्षा प्रक्रिया को जब सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जो क्रियान्वयन किया जाता है, जो व्यवस्था किया जाता है, उसी को प्रबंधन कहते हैं। यानी शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनके जो संसाधन है, संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए जो प्रबंध किया जाता है उसे ही शैक्षिक प्रबंधन कहते हैं। वर्तमान समय में स्कूल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि किसी भी शिक्षण संस्थान के निर्माण के पूर्व निर्माण करते समय एक उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, एक गोल बनाया जाता है कि हमें उस लक्ष्य तक पहुंचना है। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उनको दो मूलभूत तत्वों को लेकर चलना होता है। दो जो मूलभूत तत्व कौन से हैं? पहला है प्रबंधन और दूसरा प्रशासन। किसी भी संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उसका प्रबंधन और प्रशासन है वो सुचारू रूप से होना चाहिए। तो देखिए, इस शब्द में हमें क्या, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, यहाँ तीन शब्द की चर्चा की गई। पहला शैक्षिक, दूसरा प्रबंधन और तीसरा प्रशासन। तो सबसे पहले हम शैक्षिक के विषय में चर्चा करेंगे। शैक्षिक क्या है? शैक्षिक अर्थात क्या? शिक्षा। यानी आप सब तो जानते हैं कि सामान्य रूप से शिक्षा की जब बात हम करते हैं तो सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया को ही शिक्षा कहा जाता है। जो एजुकेशनल है, शैक्षिक है, वो शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा से जुड़ा हुआ। और शिक्षा समान शब्दों में, समान बोलचाल की भाषा में हम सब यही जानते हैं कि सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया को ही शिक्षा कहा जाता है। परंतु जब इसे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं शिक्षा को, तो हम ये देखते हैं कि जब व्यक्ति में वांछित व्यवहार में जब परिवर्तन होता है तो उसी को ही शिक्षा कहा जाता है। यानी व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन की प्रक्रिया को ही शिक्षा कहा जाता है। तो ये तो शिक्षा के बारे में हुआ। अब हम सब चर्चा करेंगे प्रबंधन। अब प्रबंधन पे चलते हैं कि प्रबंधन क्या है। तो देखिए, अब हम सब चर्चा करते हैं प्रबंध का। शैक्षिक का चर्चा कर ली, एजुकेशनल की चर्चा हो गई, अब प्रबंधन की चर्चा करते हैं। प्रबंध क्या है? तो सबसे पहले आखिर यह प्रश्न उठता है कि इन सब चीजों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो देखिए, एक उदाहरण के माध्यम से आप सब समझ सकते हैं कि इन सब चीजों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। कि अगर कोई व्यक्ति किसी शैक्षिक संस्थान का निर्माण करता है, निर्माण करने का तात्पर्य कोई भी शैक्षिक संस्थान खोलता है, विद्यालय हो या कॉलेज हो, किसी भी शैक्षिक संस्थान को जब वो खोलता है तो शैक्षिक संस्थान का एक उद्देश्य होता है, एक उद्देश्य निश्चित करता है। उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो क्रियाकलाप करता है, जो क्रियान्वयन करता है, जो व्यवस्था करता है, वो ही प्रबंधन कहलाता है। तो ये देखना है कि सबसे देखिए महत्वपूर्ण बात ये है कि शैक्षिक संस्थान के जो उद्देश्य होते हैं, उद्देश्यों के प्राप्ति करने के लिए जो मूलभूत तत्व होते हैं, दो मूलभूत तत्व होते हैं। पहला क्या है? प्रबंधन और दूसरा प्रशासन।
यही दो मूलभूत तत्व है, उसी से संस्थान अपने शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करती है। यानी जैसा कि आप सब देखते हैं कि प्रबंधन का मतलब क्या होता है? व्यवस्था करना। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर कोई शिक्षण संस्थान खोलता है तो पहले उसका व्यवस्था करता। सबसे पहले एक भूमि होना चाहिए, उसके बाद भवन निर्माण करता उस पे, फिर उसमें क्लासरूम की व्यवस्था करना, टेबल कुर्सी फर्नीचर आदि की व्यवस्था करना। उसके बाद उसमें दो तरह की चीजें होती है, एक भौतिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है और दूसरी मानवीय संसाधनों की। यानी कोई भी संस्थान को चलाने के लिए केवल भौतिक संसाधन की आवश्यकता नहीं होती है, भौतिक संसाधन एवं मानवीय संसाधन का संयुक्त रूप से आवश्यकता होती है। दोनों का प्रतिफल ही कहलाता प्रबंधन, शैक्षिक प्रबंधन। यानी जब किसी शैक्षिक प्रबंधन का निर्माण, शैक्षिक संस्थान खोला जाता है तो मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन का के उपयोग से ही उसके उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। तो देखिए, हम अब प्रबंधन की चर्चा करते हैं, प्रबंधन की परिभाषा पे चर्चा करते हैं कि प्रबंधन को कैसे परिभाषित करते हैं। तो देखिए, किसी भी शैक्षणिक प्रक्रिया में भौतिक एवं मानवीय संसाधनों की उपलब्धता कराकर उनकी व्यवस्था करने के लिए जिस प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है उसे ही शैक्षिक प्रबंधन कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जो किसी भी शैक्षणिक प्रक्रिया को चलाने के लिए या शुरू करने के लिए जो भौतिक एवं मानवीय संसाधनों की उपलब्धता कराई जाती है, उपलब्धता कराकर एक व्यवस्था को करने के लिए जिस प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है उसे ही शैक्षणिक प्रबंधन कहते हैं। यानी भौतिक और मानवीय संसाधनों की उपलब्धता कराकर शिक्षण में व्यवस्था करने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रक्रम होती है, उसे ही शैक्षिक प्रबंधन कहते हैं। तो ये प्रबंधन हो गया। अब हम देखते हैं कि इसमें जो मूलभूत दो तत्व हैं क्या हैं। तो देखिए, यहाँ हम सब देखते हैं कि प्रबंधन की प्रक्रिया में दो संसाधन, जो मूलभूत संसाधन होते हैं, पहला जो होते हैं भौतिक संसाधन और दूसरा मानवीय संसाधन। तो जब प्रबंधन करते हैं तो दोनों संसाधनों का मतलब आवश्यकता पड़ती है। ये कहा जा सकता है कि संसाधन जो है, प्रबंधन जो है, जिसके दो संसाधन हैं, जो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन। अगर दोनों में से कोई भी अगर नहीं हो तो संस्थान को सुचारू रूप से चलाया नहीं जा सकता। ये कहा जा सकता है कि संस्थान को केवल न तो भौतिक संसाधन से चलाया जा सकता है, न केवल मानवीय संसाधन से चलाया जाता है। यानी शैक्षिक संसाधनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए दोनों संसाधन अति ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, इस पे हम सब चर्चा करते हैं कि भौतिक संसाधन के अंतर्गत क्या आते हैं और मानवीय संसाधन के अंतर्गत क्या आते हैं। तो देखिए, भौतिक संसाधन के अंतर्गत कोई भी शिक्षण संस्थान का जो भवन होता है, क्लासरूम, उसमें फर्नीचर की व्यवस्था करना, ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था करना, यानी शिक्षण संबंधी जितने भी भौतिक संसाधन होते हैं उसकी व्यवस्था करना होता है, उसी की ये उसके अंतर्गत आते हैं, भौतिक संसाधन के अंतर्गत। जैसे खाली जमीन है, उस पे भवन का निर्माण करना, भवन के निर्माण करने के बाद क्लासरूम का व्यवस्था करना, क्लासरूम में बेंच और डेस्क की व्यवस्था करना। तो ये सब भौतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं कि जितने भी कक्षा कक्ष के संसाधन जो होते हैं, जैसे क्लासरूम में डेस्टर होते हैं, ब्लैक बोर्ड होते हैं, चौक डेस्टर, ये सब भौतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा आता मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन यानी भौतिक संसाधन को संचालित करने के लिए जिन मतलब कौशलों एवं गुणों की आवश्यकता होती है, यानी मानव संबंधी व्यक्तियों संसाधनों की आवश्यकता, उसे ही मानवीय संसाधन कहते हैं। जैसा कि अगर उदाहरण मान लीजिए कि कोई भी विद्यालय का निर्माण किया जाता है तो केवल क्लासरूम, बेंच और ब्लैक बोर्ड लगा देने से ही केवल शिक्षण प्रक्रिया को नहीं चलाई जा सकती। जब तक उसमें प्राचार्य ना हो, शिक्षक ना हो और अन्य कर्मचारी ना हो, जब तक इन सब कर्मचारी नहीं रहेंगे, जब तक वो विद्यालय को चलाया नहीं जा सकता। यानी दोनों ही महत्वपूर्ण है। यानी मानवीय संसाधन के अंतर्गत जो विद्यालय में प्राचार्य होते हैं, शिक्षक होते हैं, फिर जो कार्यालय कर्मचारी होते हैं, पियून होते हैं, इन सब जो ये सब होते हैं वो मानवीय संसाधन कहलाते हैं। यानी दोनों अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो मानवीय संसाधन के
किसी भी संस्थान को सही दिशा में ले जाने के लिए मानवीय संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा किया जाए कि केवल मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन ना हो, फिर भी शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि केवल अगर मानवीय संसाधन है, प्रिंसिपल है, शिक्षक है और कर्मचारी हैं, और भवन ना हो, भवन ही ना हो, ना क्लासरूम हो, तो शिक्षण प्रक्रिया को कैसे चलाया जा सकता है। इसीलिए शिक्षण प्रबंधन, जो शैक्षिक प्रबंधन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कि यहाँ जो शिक्षण, जो शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन होता है, प्रबंधन का काम होता है व्यवस्था करना, और उस व्यवस्था को कैसे संचालित करना, कैसे दिशा निर्देश करना, कैसे नियम बनाना, कानून बनाना, इसका वो प्रशासन का काम होता है। यानी प्रबंधन जो है, जो व्यवस्थाओं, जो विभिन्न जो संसाधन होते हैं, संसाधनों की व्यवस्था करना प्रबंधन का काम होता, और उसे सुचारू रूप से संचालित करना प्रशासन का काम होता। प्रशासन वो अपना नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, और एक व्यवस्था यानी संगठनात्मक स्वरूप में वो कार्य करता है। प्रशासन उस पर प्रशासनिक व्यवस्था लागू करती है, जिससे जो प्रबंधन को सही रूप से संचालित किया जा सके। यानी समान शब्दों में समझा जाता कि किसी भी शैक्षिक संस्थानों में जो व्यवस्था करना होता है, यानी मानवीय एवं भौतिक संसाधनों की व्यवस्था करना प्रबंधन का काम है, और उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना प्रशासन का काम है। नियम कानून लागू करना किसका काम है? प्रशासन का काम है। देखिए, जो शैक्षिक प्रशासन होती है उसमें एक खूबी होती है, शैक्षिक प्रशासन में अनेक को एक सूत्र में बांधने की क्षमता होती है। यानी शैक्षिक जो प्रशासन होती है, यानी जैसे शैक्षिक प्रशासन में एक जो प्रक्रम संगठनात्मक स्वरूप बना होता है, जैसे पहले प्रबंधक होते हैं, फिर प्राचार्य होते हैं, फिर शिक्षक होते हैं, फिर ऑफिस कर्मचारी होते हैं, फिर प्यून होते हैं। तो ये सब एक क्रम होता। इन क्रम को मतलब एक सूत्रता में बांधने का जो प्रक्रिया, जो स्वरूप होता है, वो प्रशासन के द्वारा ही होता है। यानी जो वहाँ के प्रबंधक तो केवल व्यवस्था करते हैं, लेकिन प्रशासनिक देख रेख वहाँ के प्रिंसिपल करते हैं, यानी प्राचार्य उसको नियंत्रित करते हैं, सभी को एक सूत्र में बांधने का काम करते हैं। यानी प्राचार्य का काम होता है विद्यालय का नेतृत्व करना, यानी लीडरशिप प्रदान करना, यानी विद्यालय के उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए, विद्यालय को आगे ले जाने के लिए जो प्रिंसिपल होते हैं वो कार्य करते हैं, सभी कर्मचारियों को शिक्षकों से मेल मिलाप करते हैं, यानी एकता के सूत्र में बांधते हैं सभी को। क्योंकि प्रचार का, प्रिंसिपल का बस एक ही काम होता है कि जो विद्यालय के उद्देश्य निर्धारित किए गए उनके उद्देश्यों को प्राप्त करना, और उनको उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सभी में आपस में सामंजस्य स्थापित करना। प्रबंधक शिक्षक हो, शिक्षक और कर्मचारियों के बीच ऐसा प्रबंधन सामंजस्य हो कि अच्छे से विद्यालय को संचालित किया जा सके। तो कह सकते हैं कि शैक्षिक प्रशासन जो होता है, शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो शैक्षिक प्रबंधन में मानवीय एवं भौतिक संसाधनों की उपलब्धता कराकर जो नियम कानून बनाए जाते हैं संचालित करने के लिए, उससे ही प्रशासन कहा जाता है, यानी शैक्षिक प्रशासन कहा जाता है। यानी शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन की बहुत ही आवश्यकता है। बिना प्रशासन के शिक्षा को सही दिशा में नहीं ले जाया जा सकता है। तो अब हम सब चर्चा करते हैं कि जब प्रबंधन और प्रशासन की जब चर्चा करते हैं तो प्रबंधन के बाद एक संगठन का निर्माण होता है, उसी संगठन के अंतर्गत प्रशासन काम करता। तो हम सब संगठन की चर्चा करते हैं कि संगठन किसे कहते हैं। तो देखिए, संगठन की जब हम चर्चा करते हैं तो संगठन को कैसे परिभाषित करते हैं। तो संगठन क्या होता है कि व्यक्तियों का वह एक ऐसा समूह होता है जो लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, यानी संगठन को परिभाषित कर इस रूप में परिभाषित करेंगे कि व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो खास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक विशेष प्रकार के संसाधनों के माध्यम से उस लक्ष्य की ओर अभिमुख होता है, उसे संगठन कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे व्यक्तियों का एक खास समूह, संगठन क्या होता है? व्यक्तियों का एक खास समूह होता है और एक खास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न माध्यमों, विभिन्न संसाधनों से लक्ष्य की ओर अभिमुख होता है, उसे ही संगठन कहते हैं।
संगठन की सफलता 5 चीजों पे निर्भर करती है। देखिए, जो संगठन होता है व्यक्तियों का वह समूह जो एक खास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विशेष प्रकार के संसाधनों के माध्यम से उस लक्ष्य की ओर अभिमुख होती है, वो संगठन कहलाती है। यानी संगठन, जैसे कि जब हम विद्यालय प्रबंधन करते हैं तो विद्यालय प्रबंधन करने पर जब विद्यालय प्रशासन जब बनाया जाता है तो एक संगठन के रूप में कार्य करता है। विद्यालय प्रबंधन एक संगठन के रूप में कार्य करता है, यानी उसमें क्या होता है, व्यक्तियों का एक समूह होता है। जैसे आप एक शिक्षण संस्थान को उदाहरण मान के समझिए कि एक विद्यालय होता है, तो विद्यालय में क्या होता है, एक व्यक्तियों का समूह होता है। उस समूह का एक खास लक्ष्य प्राप्ति के लिए, यानी जो समूह होते हैं विद्यालय में, जो समूह होते हैं उसमें एक खास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विशेष संसाधनों के माध्यम से, यानी जो संसाधन है उसके माध्यम से लक्ष्य की ओर अभिमुख होते हैं, यानी लक्ष्य की ओर अग्रसरित होते हैं, वह संगठन कहलाते हैं। ये हो गया। अब देखिए, किसी भी संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 5 चीजें सबसे महत्वपूर्ण है, उस पर हम सब कल चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में हम सब चर्चा की कि शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन क्या है। किसी भी शैक्षिक संस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन कितना महत्वपूर्ण है। अब ये जानिए कि किसी भी शैक्षिक संस्थान का प्रधानाचार्य होता है। तो अगर कभी भी ये सवाल पूछा जाए कि किसी भी शैक्षिक संस्थान का प्रशासनिक प्रधान कौन होता है, तो प्रशासनिक प्रधानाचार्य और प्राचार्य ही होते हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही। फिर हम अगले क्लास में, कल के क्लास में फिर इस पे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और इसके आगे चलेंगे। हम सब चर्चा करेंगे संगठन के 5 जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है उस पर चर्चा करेंगे और हम प्रशासन और प्रबंधन की विशेषता और उसके महत्व की ओर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।